मुस्लिम तो ये देश नहीं चलने वाला। हमें ये सोचना चाहिए कि संविधान की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं। कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों के हितों का तो मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो सीधे तौर पर अगर देखें तो इजराइल और ईरान के मुद्दे पर भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। और हो तो उनको ये चाहिए था कि मुसलमानों की सियासी क़यादत के लिए पहले खुद तो मुत्तहिद हो जाए। बंगाल में उत्तर प्रदेश ओवैसी जी उनके पुराने सहयोगी हैं, उनको लेकर फिर से आ गए। आप सोशल मीडिया के अंदर आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लिया, थप्पड़ मार रहा है। जैसे मालूम होता है कि अचानक कैमरा मैन हर जगह खड़ा होता है और वो मुसलमान जय श्री राम बुलवा रहे हैं, उनको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। यूपी में चुनावी बिसात जो है वो बिक चुकी है। लगातार हर दर पार्टी दर जो है अपनी अपनी पहुंच जनता के बीच बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि एआईएम के पार्टी के सुप्रीमो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मैदान में उतर आए हैं और बहराइच में उन्होंने बहुत ही बड़ी रैली करते हुए, अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो योगी के गढ़ में गरजते हुए नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जिस उम्मीदों के साथ में उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं, क्या वाकई में यहाँ पर वो अपनी पार्टी को उस मुकाम पे खड़ा कर पाएंगे? क्या वाकई में जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि वो विपक्ष का वोट काटेंगे लेकिन बीजेपी का कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की तमाम बातें जो है सियासत की गलियारों से निकलती हुई नजर आ रही है। और आज इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए मैं मुस्लिम समुदाय के बीच में आई हूँ और लोगों से समझूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन सारी चीजों को जो है, जो राजनीति आज के वक्त यूपी की में होती हुई नजर आ रही है, वो आखिर कहाँ तक जायज है और उसे वो कैसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद जी, आपने भी सुना होगा क्योंकि आज तो सोशल मीडिया के जरिए सारी वीडियोस रील्स आ ही जाती हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी यूपी पे आ चुके हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो जीत उनकी तय है? क्या वाकई में जनता इसे स्वीकार कर रही है? बहराइच से उन्होंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी है। बहराइच जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वो गाजी बाबा की जो मज़ार है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पैगाम वहाँ दिया जाता है। उस सौहार्द को तोड़ने के लिए ही वो बहराइच से आए। एक्चुअली वो चाहते ये हैं कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करें और वो बीजेपी को सूट करती है। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये आर्य नगर का क्षेत्र, यहाँ के विधायक अमिताभ वाजपेयी, यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं ने दोनों ने मिल के उनको जिताया और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स धर्म से उठ के विकास पर होनी चाहिए कि हम मुद्दों पे बात करें, बिजली पे बात करें, महंगाई पे बात करें, लेकिन ओवैसी साहब इसको डाइवर्ट करते हैं और ये हुई उनकी तरह की वो बीजेपी को पॉलिटिक्स को मदद करते हैं एक तरीके से देखा जाए। यही है। तो क्या मतलब लगता है कि एक तरफा मुस्लिम वोट उनके खेमे में गिरेगा या विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया हो। मुसलमान बहुत समझदार है, ठीक से वोट करता है अपने हिसाब से, अपने मुद्दों को देख कर वैसे ही वो करेगा आगे भी, जैसे वो पहले भी करते आए इसी तरह वो आगे भी करेगा। मतलब कुल मिलाकर के कहूँ तो विकास के मुद्दे पर फोकस रहने वाला है और पार्टियां जितनी आ जाएं, होना तो यही चाहिए, इसी पर ही वोट करना चाहिए लोगों को और हमें लगता है किसी पर करेंगे नहीं। ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? आपके हिसाब से क्या लगता है? ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने आते ही अपना अगर वो वाकई मुसलमानों को सियासी मजबूती देना चाहते तो उनको चाहिए था उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पहले तो मुस्लिम सियासी जमात उन जमातों को साथ में ले करके एक मोर्चा बनाते और फिर इंडिया गठबंधन से उनको बात करनी चाहिए थी कि भाई हमें आप बताएं कितनी सीटें दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में तकरीबन 150 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान 25 से 30% से अबव है। तो उनको ये चाहिए था कि उसमें से 100 सीटों का सिलेक्शन करते और फिर ये ऐलान करते कि जो भी सियासी गठबंधन हमारी इन 100 सीटों पर हमें समर्थन करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो हम 303 सीटों पर उसको सपोर्ट करेंगे। इससे एक मजबूत नेतृत्व मुसलमानों का डेवलप होता, जो
बहुतर सियासी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मुसलमानों की कोई सियासी क़यादत पैदा हो, तो उनको ये चाहिए था कि मुसलमानों की सियासी क़यादत के लिए पहले खुद तो मुत्तहिद हो जाएं, और अगर खुद मुत्तहिद ना हो करके और वो सिर्फ अपने कैंडिडेटों का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इनके इल्ज़ाम में फंसे। क्योंकि आप आकर के क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हुकूमत बन जाएगी, चीफ मिनिस्टर कोई मुसलमान बन जाएगा? ये खोखले नारे मुसलमानों के जज्बात से खेलने का काम बंद करें। वो उनको चाहिए कि वो मुसलमानों के ज़मीन पर उतर करके बूथ लेवल की कमेटियां बनाए। 100 विधानसभा में उन्होंने एक कमेटी किसी एक विधानसभा में नहीं बनाई, लेकिन चुनाव में उतर करके मुसलमानों के जज्बात से खेलना उनको बखूबी आता है, और वो वही काम करने के लिए गालिबन आ रहे हैं। इसीलिए ना उन्होंने पीस पार्टी से बात की, ना मुस्लिम लीग से बात की, ना मुस्लिम मस्जिद से बात की, ना लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों के हितों का तो मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो सीधे तौर पर अगर देखें तो इजराइल और ईरान के मुद्दे पर भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं और एक तरफा लोगों को सपोर्ट कर रही है, और अमेरिका जिस तरीके से लगातार हमलावर है। देखिए, इजराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे अलग हैं, हिंदुस्तान के मुद्दे अलग हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहाँ मेजॉरिटी आज भी सेकुलर है, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की। लिहाजा ये इनके इस किस्म के बयानबाजी से ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई या जितने लोगों के यहाँ बुलडोज़र चला, या उत्तर प्रदेश के बाहर जहाँ लोगों के घरों पे बुलडोज़र चला, असदुद्दीन साहब एक बैरिस्टर हैं, उन्होंने बहैसियत बैरिस्टर के क्या उनके ताल्लुक से कोई मुकदमा, कोई पिटीशन आज तक दाखिल की? खाली वो बयानबाजी करते हैं और हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बीजेपी की नैया डामाडोल हो रही होती है, वहां पहुंचकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये देश नहीं चलने वाला। हमें ये सोचना चाहिए कि संविधान की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं? वो दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनका 5000 साल से देश के अंदर शोषण किया गया, आज क्या उनकी तरक्की के लिए बात नहीं करनी चाहिए? सिर्फ हमें उन तमाम सेकुलर फोर्सेस को साथ में लेकर के चलना चाहिए। वो इस पर तो कोई काम करते नहीं हैं, खाली वो आते हैं और मीडिया, उनके फौजी मीडिया है, वो उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी हाईलाइट करती है, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचा करके नफरत की खाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज के वक्त देखने को मिल रही है, और खास करके अगर बात करूं योगी राज की, योगी मॉडल की, उस पर अब असदुद्दीन ओवैसी जो है गरज रहे हैं कि गलत है, संविधान की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उससे मुस्लिम समुदाय सहमति रखता है? ये जीरो टॉलरेंस की नीति ये कहाँ से आ गई, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, दूसरी तरफ जो है एक लड़का असद को मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। और वही बच्चा, दूसरा हिंदू बच्चा जो त्यागी को कुछ हिंदू ब्राह्मण और ठाकुर मारते हैं, उसके साथ उनको उसको इंसाफ नहीं मिलता है। ये जीरो टॉलरेंस कहाँ से आ गया? उत्तर प्रदेश के अंदर तो गुंडा राज चल रहा है, खुल्लम गुंडा राज, खुला गुंडा राज चल रहा है, ठाकुरों ब्राह्मणों का खुला गुंडा राज चल रहा है। ये इंसाफ कहाँ हो रहा उत्तर प्रदेश में? दलितों पे, ओबीसी पे, मुसलमान सबसे पहले ज़्यादा टारगेट है। ये तीनों कम्युनिटी टारगेट हैं। हम जो हैं एक भारतीय मूल निवासी हम लोग हैं, और हमारा नारा है बोल 85 जय मूल निवासी। और हमारा वोट जो है, मुसलमान बहुत समझदार है, और असदुद्दीन ओवैसी जो आए हैं क्या नाम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करने, ये तो बाबा जी का 80-20 का एजेंडा उसको लेकर के आए हैं। वो यही चाहते हैं, जैसे उन्होंने वहाँ हुमायूं कबीर पैदा कर दिया था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी उनके पुराने सहयोगी हैं, उनको लेकर फिर से आ गए। यहाँ का एजेंडा है पीडीए, पिछला दलित और अल्पसंख्यक। यहाँ ये एकता को बाबा जी क्या, मोदी हो या अमित शाह या इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं लगातार। उनके बयानों को आप सुन लीजिए, वो आप जैसे आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि बुलडोजर किन के घरों पे चलता है और जवानी किन की जेलों में जाती है, तो फिर वो उनके बी पार्ट कैसे हो सकता है? आज आप देखिए, बुलडोजर मुसलमानों घर में बेशक चलता है, बुलडोजर तो दलितों घर में भी चल रहा है।
बुलडोजर तो अपराधियों के घर पे चल रहा है ना। अपराधी कौन है ये जस्टिफाई कौन करेगा? इसको जस्टिफाई कौन करेगा? अपराधी कौन? अपराधी तो जो बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। आज उनको न्यायालय में क्या नाम है, तो मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता है। बाबरी मस्जिद का फैसला एक आस्था के नाम पे दे दिया जाता है। उसके बाद मुसलमानों ने ये सोचा था कि ये मुद्दा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हम बाबरी मस्जिद को समझौता कर ले। तो इतने बड़े निर्णय को आप कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर दे दिया गया? बिल्कुल आस्था के नाम पे दिया गया। तो फिर मुसलमान भरोसा किस पे करेगा? फिर तो आपको अदालतों पे भी भरोसा नहीं, नहीं होगा। भरोसा तो हमको, हम क्या करें? भरोसा तो आज पूरे भारत की जनता को नहीं हो रहा है। आप देखिए 150 वकील और जजेस जो हैं वहाँ जाकर के विदेश में जाकर मेंटेन कर रहे हैं सरकारी खर्चे पे। पूरी तरह से ऐसा नहीं होता कि दंगे हो गए तो वो दंगे साल भर तक चले। ये जो एजेंडा चल रहा है, ये तो एक 5 साल का पर्पल एक एजेंडा चल रहा है, हिंदू मुसलमानों की खाई को बढ़ाने वाला। आज सोशल मीडिया के अंदर आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लिया, थप्पड़ मार रहा है, जैसे मालूम होता है कि अचानक कैमरा मैन हर जगह खड़ा होता है और वो मुसलमान जय श्री राम बुलवा रहे हैं, उनके थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये एक एजेंडा है। स्वेच्छा भी तो हो सकती है ना, जो भी मुस्लिम है या जो भी हिंदू है किसी भी धर्म को अपना रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ जैसे आपने जय श्री राम की बात कही, अगर दाढ़ी वाला टोपी वाला जय श्री राम ले रहा है तो वो तो उसकी स्वेच्छा हुई ना। अरे मार के बुलवा रहे हैं ना सोशल मीडिया के अंदर, थप्पड़ मार रहे, बोल जय श्री राम। अगर उसको बोल देना चाहिए, जय श्री राम कोई गाली तो नहीं है, अरे आप बोल दो। लेकिन वो एक मुद्दा बनाना चाहता है और जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं इस तरह के निगेटिव तेज हो जाते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको हिंदू मुसलमान से भरा पड़ा मिलेगा जगह जगह हर वक्त। तो ये देखिए, राजनीति अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है कि कोई आके देश के बचाने के लिए या देश की भलाई के लिए कोई काम करना चाहता है। सीधा सीधा राजनीति एक व्यापार की धंधा बन चुका है। इसको बड़े बड़े लोग कैप्चर करते हैं, अपने लोगों को चुनवाते हैं। मान लीजिए, मैं जैसे लड़के ने कहा कि यहाँ पे हम मुसलमान जो है वो पीडीओ को वोट देते हैं, चलिए समाजवादी को जिता दिया, बीएसपी को बना दिया। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता संसद कहाँ चले गए? आज ताकत के बल पे, पैसे के बल पे उनको तोड़ दिया जाता है, उनको खरीद लिया जाता है। राजनीति बची कहाँ है? तो ईमान तो उन सांसदों का गिरा। बात ईमान गिरने की नहीं, जो भी अगर बागी हो रहे हैं तो वो तो उन्होंने गद्दारी अपनी पार्टी से करी। वो ये बात मैं नहीं कह रहा, वो गद्दार भी है, मक्कार भी है, बिका हुआ है। लेकिन आज इस देश के नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि हम मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम योगी के ला 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 ला। चमचों को मत चुनो, स्वाभिमान लीडर चुनो। देश में कोई है स्वाभिमान लीडर? ढूंढना पड़ेगा। वो जो स्वाभिमान है वो सामने नहीं आते हैं, वो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, वो इस तरह की गंदी राजनीति में नहीं उतरना चाहते। आपको उनको आगे लाना पड़ेगा, वरना इस देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको चैनल से कह रहा हूँ, जो हालात पैदा कर दिए गए पूरे देश के अंदर, आप सेंटर से लेकर स्टेट तक की पूरी राजनीति को देख लीजिए किस तरह। जब समझ लीजिए देश में भारी संकट है, उतनी तेज हिंदू मुसलमान को भारत के अंदर तेज कर दिया जाता है, हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, ताकि जो सच की आवाज़ जो है वो दबी रहे, असली मुद्दे सामने ना आने पाए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम लोग तो कितना ज़्यादा जो है मुस्लिम वर्ग के लिए भी कर रहे हैं, सारी योजनाओं से लेकर के हर एक योजना दी जा रही है। पसमानदा मुस्लिमों को भी आगे बढ़ाने की कवायद जो है वो तेजी से शुरू है। क्या वाकई में ऐसा लगता है आप लोगों को? भाई अभी उनको ये कहने के साथ साथ वो चीज़ें गिनानी भी चाहिए कि हमने देखिए ये काम किया इनके लिए, हमने ये काम किया इनके लिए। आखिर 3 तलाक जैसे मुद्दे तो इन्हीं सरकारों में ही गए ना। तो 3 तलाक का मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी था, ये तो एक मुसलमानों के अंदर ही एक डिस्प्यूट था। एक मुसलमान तबका कहता था कि नहीं एक वक्त में 3 तलाक नहीं हो सकती, एक तबका कहता था कि हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बात इस बात की थी कि आखिर मुस्लिम समुदाय किस तरीके से ओवैसी को उत्तर प्रदेश में देख रहा है। क्या वाकई में जिस तरह से
मुस्लिम एकता की वो बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज उस एकता को देखता हुआ उनकी पार्टी में भीतर नजर आ रहा है? और खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विकास की, जीरो टॉलरेंस की नीति से, तो कितना मुस्लिम समुदाय उन सारी चीज़ों से वाक़या रखता है, इसी को समझने के लिए आई थी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वो आपके सामने है। आप बने रहें GMT न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ आस्था।